नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट विद नीतीश में। सारे मुसलमान भाइयों को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम भारतीय संविधान के अनुसूचियों पर आधारित 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का यह तीसरा एपिसोड। पहला प्रश्न है, भूमि सुधार किस सूची का विषय है? ऑप्शन ए है संघ सूची, ऑप्शन बी है समवर्ती सूची, ऑप्शन सी है राज्य सूची और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, भूमि सुधार जो है राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर सी होगा, राज्य सूची। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान लागू होने के बाद से अब तक 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं जोड़ी गई हैं? दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब भारतीय संविधान लागू हुआ था, यानी 26 जनवरी 1950 को, तो मूल रूप से भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं ही थी। लेकिन वर्तमान समय में जब हम वीडियो बना रहे हैं, तो इस समय भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाएं हैं। यह कहां से आई? इनको जो है 8वीं अनुसूची में 3 संविधान संशोधनों के माध्यम से जोड़ा गया है। 8वीं अनुसूची में जो पहला संविधान संशोधन हुआ था वह 21वें संविधान संशोधन 1967 हुआ था, जिसके माध्यम से भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। वहीं जो दूसरा संविधान संशोधन हुआ था, 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, जिसके माध्यम से 3 भाषाएं जोड़ी गई। इसी प्रकार जो तीसरा संविधान संशोधन हुआ था 8वीं अनुसूची में, वह 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा हुआ था, जिसके माध्यम से बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जैसी 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि इन 3 संविधान संशोधनों के द्वारा भारतीय संविधान में 8 भाषाएं जोड़ी गई हैं और मूल रूप से भारतीय संविधान में 14 भाषाएं शामिल थीं। और यहाँ प्रश्न है, संविधान लागू होने के बाद से अब तक 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं जोड़ी गई हैं? तो जैसा कि अभी हम स्पष्ट किए कि 8 भाषाएं जोड़ी गई हैं, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर ए होगा, 8। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, 9वीं अनुसूची संबंधित है? ऑप्शन ए है भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन से, ऑप्शन बी है दल बदल कानून से, ऑप्शन सी है पंचायती राज व्यवस्था से और ऑप्शन डी है नगर पंचायत से। दोस्तों, हमने भाग 2 में भी इस बात पर डिस्कशन किया था कि भारत जब आजाद हुआ तो कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास जमीनें इतना ज्यादा थीं कि अन्य लोगों के पास बिल्कुल कम थी। तो इसलिए नेहरू सरकार ने 9वीं अनुसूची लाया। इसमें प्रावधान ये किया गया कि कोई भी नियम कानून जो भी भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन से बनाए जाएंगे, उन्हें 9वीं अनुसूची में रखा जाएगा। और 9वीं अनुसूची की खासियत यह थी कि जो भी विषय इस अनुसूची में रख दिए जाते थे, उन्हें न्यायालय भी जो है रद्द नहीं कर सकता था। और जिस समय 9वीं अनुसूची लाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जिस समय भारतीय संविधान लागू हुआ था, उस समय संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो आर्टिकल 226 के तहत हम हाई कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो प्रश्न ये था कि भूमि अगर लिया जाए, जो बड़े बड़े जमींदार हैं, तो वह कंप्लेन करेंगे क्योंकि उनका संपत्ति के अधिकार का मौलिक अधिकार उल्लंघन हो रहा है। तो इसलिए नेहरू सरकार ने सोचा कि 9वीं अनुसूची लाया जाए और इसमें प्रावधान किया जाए कि जो भी विषय 9वीं अनुसूची में रख दिए जाएंगे, वह जो है क्यों नहीं मौलिक अधिकार ही हो, उनको कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही उत्तर होगा ए, भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन से। क्वेश्चन नंबर 4, सर्वोच्च न्यायालय ने वामन राव वाद 1981 में यह स्पष्ट कर दिया कि 9वीं अनुसूची में शामिल किए जाने वाले अधिनियमों और नियमों की भी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। किस स्थिति के बाद वाली 9वीं अनुसूची में शामिल किसी भी अधिनियम और कानून की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है? दोस्तों, कल के एपिसोड में भी हमने पढ़ा था कि वामन राव वाद 1981 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी विषय
24 अप्रैल 1973 के बाद, यानी केशवानंद भारतीय मामले के बाद 9वीं अनुसूची में जुड़े गए हैं, उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। वह भी कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू के पावर के अंतर्गत ही आते हैं। इस प्रकार इसका सही उत्तर क्वेश्चन नंबर 4 का होगा डी, 24 अप्रैल 1973। व्याख्या। वामनराव वाद 1981 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए अधिनियमों और नियमों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। इसका सीधा मतलब हुआ कि 24 अप्रैल 1973 के जो भी पहले 24 अप्रैल 1973 के पहले जो भी नियम कानून 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए थे, उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है, किंतु 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी विषय 9वीं अनुसूची में डाले गए हैं, उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, जंगली जीवों और जानवरों का संरक्षण किस सूची का विषय है? ऑप्शन ए है संघ सूची, ऑप्शन बी है राज्य सूची, ऑप्शन सी है समवर्ती सूची और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, जब भारतीय संविधान लागू हुआ था तो जंगली जीवों और जानवरों के संरक्षण का जो विषय था उसे राज्य सूची में रखा गया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 में इस विषय को समवर्ती सूची में ला दिया गया। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर सी होगा। आइए व्याख्या देख लेते हैं। मूल संविधान में जंगली जीवों और जानवरों को संरक्षण को राज्य सूची में शामिल किया गया था, किंतु 42वें संविधान संशोधन द्वारा इस विषय को समवर्ती सूची में डाल दिया गया। आपको बता दें कि इस संशोधन द्वारा 4 और राज्य सूची के विषय को भी समवर्ती सूची में शामिल किया गया। इनमें शामिल थे शिक्षा, वन, न्याय का प्रशासन और वजन एवं मापतौल। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, परिवार नियोजन किस सूची का विषय है? ऑप्शन ए है राज्य सूची, ऑप्शन बी है समवर्ती सूची, ऑप्शन सी है संघ सूची और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, परिवार नियोजन फैमिली प्लानिंग का जो विषय है वह समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 7, केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का वितरण किस अनुसूची में शामिल है? ऑप्शन ए है 7वीं अनुसूची, ऑप्शन बी है 8वीं अनुसूची, ऑप्शन सी है 9वीं अनुसूची और ऑप्शन डी है 10वीं अनुसूची। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 7वीं अनुसूची जो है इसमें 3 सूचियां बनाई गई हैं। एक राज्य सूची है, एक समवर्ती सूची है और एक संघ सूची है। और इनमें जो है जो भी भारत में विषय हैं जिन पे नियम कानून बनाया जा सकता है, उन्हें तीनों में जो है बांटा गया है। अर्थात संघ सूची के जो विषय हैं, संघ सूची में जो विषय शामिल हैं उन पे जो है संसद कानून बना सकती है, और राज्य सूची में जो विषय शामिल हैं उन पे राज्य विधानमंडल कानून बना सकती है, और समवर्ती सूची में जो विषय शामिल हैं उन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, यानी कि राज्य विधानमंडल और संसद दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर किसी समवर्ती सूची में शामिल किसी विषय पर केंद्र भी कानून बनाता है और राज्य भी कानून बनाता है सेम विषय पर, तो केंद्र सरकार वाला कानून मान्य होगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर ए होगा, 7वीं अनुसूची। आइए व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में जिन विषयों पर कानून बनाया जाता है उन्हें 3 सूचियों में बांटा गया है। संघ सूची, इसमें शामिल है रक्षा, विदेशी मामले, रेलवे, बैंकिंग। इसी प्रकार राज्य सूची में शामिल है पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य, साफ सफाई, अस्पताल, दवाखाना, सट्टा, जुआ, शराब। समवर्ती सूची में शामिल है शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, मेडिकल शिक्षा, विश्वविद्यालय, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन और आपराधिक कानून। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किनके शक्तियों को विभाजित करती है? ऑप्शन ए है संघ और राज्य विधानमंडल, ऑप्शन बी है राज्य विधानमंडल और पंचायत, ऑप्शन सी है नगर निगम और पंचायत और ऑप्शन डी है ग्राम सभा और पंचायत। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि 11वीं अनुसूची पंचायतों की शक्तियों और उनके कार्य क्षेत्र के बारे में वर्णन करता है और 29 विषय बताता है जिन पे पंचायतें काम कर सकती हैं, जिनमें मत्स्य पालन है, तालाबों का निर्माण कराना है। इस तरह करके 29 जो है विषय शामिल किए गए।
तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जिन विषयों पर पहले राज्य विधानमंडल कानून बना सकती थी या उस पर काम कर सकती थी, उनको जो है अब पंचायतों को दे दिया गया है कि उस पर वह काम करें। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची राज्य विधानमंडल और पंचायत के बीच शक्तियों को विभाजित करती है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ऑप्शन ए है 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी है 74वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी है 91वें संविधान संशोधन द्वारा और ऑप्शन डी है 91वें संविधान संशोधन द्वारा और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। दोस्तों, भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसी प्रकार 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ये दोनों संविधान संशोधन 1992 में हुए थे। क्वेश्चन नंबर 10, 12वीं अनुसूची में नगरपालिकाओं की शक्तियों और जिम्मेदारियों को बताया गया है। इसमें कुल कितने विषय शामिल हैं? ऑप्शन ए है 18, ऑप्शन बी है 19, ऑप्शन सी है 26 और ऑप्शन डी है 29। दोस्तों, जिस प्रकार 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए 29 विषय बताए गए हैं, ठीक उसी प्रकार 12वीं अनुसूची में नगरपालिकाओं के लिए 18 विषय बताए गए हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर ए होगा।